हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि जिन्होंने सिस्टम में जो आर्किटेक्ट था उसको हरा दिया था, लेकिन मरते मरते वो एक भविष्यवाणी करता है और जिन्हों तो कहता है कि जब तुम्हारी मौत आएगी तुम उसको रोक नहीं पाओगे। और जिन्हों भी मुस्कुराते हुए उससे कहता है ठीक है ऐसा ही होगा। इस एपिसोड की शुरुआत में डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाकी सभी लोग मिस्टर च्यूल, मिस्टर चोई और बाकी सभी हंटर्स का जो कि डंजन के अंदर गए हुए थे जिन्हों को बैकअप प्रोवाइड करवाने के लिए, उन सभी लोगों का बाहर वेट कर रहे होते हैं। लेकिन काफी समय हो गया होता है, वो लोग आए नहीं हुए होते हैं। यहाँ पर हंटर्स बात कर रहे होते हैं कि हंटर गिल्ड को अंदर गए हुए लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, आखिरकार उन लोगों को भी कितना समय लगेगा। बाकी सभी लोग भी यही चीज बातें कर रहे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कब वो लोग बाहर आएंगे। हर जो हंटर्स होते हैं वो हंटर्स आपस में ये भी बात कर रहे होते हैं कि अगर हम लोग इसके अंदर गए हुए होते तो पक्का हम लोग तो खत्म ही हो जाते। और तभी वो लोग देखते हैं कि वहां से काफी सारे लोग आ रहे होते हैं, वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। और जैसे ही वो लोग देखते हैं कि हंटर्स जो अंदर से आ रहे हैं वो काफी ज्यादा घायल है, चीज देखकर बाकी सभी जो लोग होते हैं बाहर खड़े इन लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ, हंटर गिल्ड के जो इलाइट मेंबर्स हैं, ऐसा लगता है कि इन लोगों को पीटा गया है। आखिरकार सी रैंक के गेट के अंदर ऐसा क्या हो रहा है। तो असल में वो लोग काफी ज्यादा डर गए होते हैं, क्योंकि अब वो लोग तो लो रैंक के हंटर्स हैं भाई, और ये लोग इलाइट मेंबर्स हैं, वो भी सबसे बेस्ट गिल्ड के। फिर भी इन लोगों की हालत खराब हो गई और इसी वजह से ये लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। मिस्टर च्यूल बाहर आके उन लोगों से बोलते हैं कि क्या तुम सभी लोग करेज गिल्ड से हो, क्या आप हमारी मदद करेंगे हमारे साथ जो कैजुअलिटीज हुई है इनको ट्रांसपोर्ट करने में। वो कहते हैं क्या कैजुअलिटीज। मिस्टर च्यूल कहते हैं हाँ बिल्कुल, देख ही सकते हो। और फिर फाइनली जिन्हो भी उस गेट से बाहर आ जाता है। जिन्हो अपने मन में सोच रहा होता है कि जो असलियत का आर्किटेक्ट है वो शायद कहीं और ही है। जो कुछ के जवाब मिल गए हैं लेकिन सभी के नहीं, और जहां तक मेरे को लगता है वो भी ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करेगा मेरे को ये सब कुछ बताने में। जब सांग जिन्वू बाहर आता डंजन से तो मिस्टर च्यूल उसको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो बताते हैं मिस्टर जिन्वू आज के इस रेड में लगभग 20 हाईएस्ट रैंक के हंटर्स की मौत हो गई है। उन लोगों ने बताया है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा डैमेज का सामना करना पड़ा है, लेकिन तुम मेरे से कह रहे थे कि तुम इस डंजन को अपने दम पर क्लियर करना चाहते हो। ये बात सुनने के बाद जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है मैंने कर्ज गिल्ड से कहा था कि डबल डंजन की जो रिपोर्ट है वो बाहर जाके गिल्ड को बता दे, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो लोग मेरी हेल्प के लिए जाएंगे। आज जितने भी हंटर्स की मौत हुई है ये सभी मेरी वजह से हुई है। इसके बाद जिन्वू मिस्टर च्यूल से कहता है कि मैं हंटर गिल्ड को और सर्विलेंस टीम को थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं उन्हीं लोगों की वजह से बच पाया हूँ। मिस्टर च्यूल उसको बताते हैं सर्विलेंस टीम हर नोटिफाई करके बता देती है जब एस रैंक के हंटर्स कभी भी किसी रेड में जाते हैं, और हंटर गिल्ड से मदद मांगने का जो डिसीजन था वो मेरा खुद का था। मुझे लगा था कि थोड़ी बहुत समस्या होगी, लेकिन इतनी ज्यादा हो जाएगी ये मुझे नहीं मालूम था। इसके बाद वो जिन्वू से पूछते हैं कि वैसे तुमको कैसे मालूम था कि इस जगह पर एक डबल डंजन है। जिन्वू उनको बताता है कि मेरे को डबल डंजन ने खुद बुलाया था। वो कहते हैं क्या डबल डंजन ने खुद बुलाया था, इसका क्या मतलब है। जिन्वू उसको बताता है कि हाँ मेरे को एक मैसेज रिसीव हुआ था, उसमें मेरे को बताया गया था मेरे को यहाँ पर आना है। मिस्टर चलो से बोलते हैं तो क्या मैं उस मैसेज को देख सकता हूँ, लेकिन जिन्वू उनको मना करता है और कहता है कि वो मेरे दिमाग के अंदर है, सिर्फ मैं ही उसको देख सकता हूँ। अभी बात सुनने के बाद मिस्टर च्यूल भी थोड़े से हैरान होते हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि मेरे को शक हो रहा है कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन इतने सारे लोगों की आज मौत हुई है तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है। मैं इस बंदे को नहीं पढ़ पा रहा हूँ, हम अपने कॉमन सेंस के दम पे तो नहीं। अभी मिस चाइन जिन्वू के पास आती है। वो जिन्वू से पूछती है कि मिस्टर जिन्वू आप ठीक तो है ना। जिन्वू कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तभी जिन्वू को कुछ अजीब सा एहसास होता है। वो कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत। अरे नहीं। और ऐसा कहने के बाद जिन्वू वहीं पे जमीन पे गिर जाता है। सभी लोग चिल्लाते कहते हैं मिस्टर जिन्वू क्या हुआ। सभी लोग भागते हुए जिन्वू की मदद के लिए आते हैं और फिर वो सीन वहीं पर ही कट हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग कोरिया की उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा डंजन ओपन हो गया है, और वहाँ पर काफी सारी गाड़ी में भर भर के माना क्रिस्टल्स लाए जा रहे थे। और ये थोड़े बहुत माना क्रिस्टल्स नहीं थे, ये टन्स ऑफ टन्स माना क्रिस्टल्स थे। बड़े बड़े ट्रक में भर भर के काफी सारे माना क्रिस्टल्स यहाँ पर लाए जा रहे थे। इस रैंक का हंटर यूरी कहता है 2 लाख टन माना ऑफ क्रिस्टल्स, हाँ मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इनफ होंगे एक मैजिकल सर्कल बनाने के लिए। और एक बार मैंने गेट के आसपास बैरियर बना दिया तो इन क्रिस्टल्स के अंदर से माना निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और उस पॉइंट पर मैजिक सर्कल इतना ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा कि वो इस चीज को रोक पाए। लेकिन ये कितना अजीब है ना। तभी उनके बगल में जो असिस्टेंट होता है वो उससे पूछता है कि कोई दिक्कत है क्या सर, जिसपे वो कहता है नहीं नहीं बैरियर तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन मेरे को ऐसा सेंस हो रहा है कि हमारे आसपास कोई है। ये बात सुनने के बाद वो कहता है क्या मतलब। यूरी कहता है कि कौन हो तुम, अपने आप को मेरे सामने लाओ। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा होता है। वो भी सोच रहा होता है कि कोई तो है यहाँ पर, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा है। जिसपे जो एम्प्लॉय होता है उससे पूछता है क्या किसी के पास इतनी ज्यादा पावरफुल सेंस हो सकता है कि वो इस जगह पर आ जाए जबकि डंजन ब्रेक तो कल होने वाला है। जिसपे यूरी उससे बोलता है कि मैं तुमसे ये कभी नहीं कहा कि वो एक इंसान है। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या। इसके बाद हम लोग उसी इंसान को देखते हैं जिसकी सेंस अभी अभी यूरी को हुई थी। एक्चुअली वो इंसान बोल रहा होता है ओ मैं देख सकता हूँ एक इंसान जिसकी बहुत ही ज्यादा शार्प सेंसेस है, और जहाँ तक मेरे को लगता है कि कुछ भी अजीब बात नहीं है इसके बारे में ही। और अगर मैं इसकी पावर को देखूं तो उसके हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि इसके बारे में कोई अजीब बात है। लेकिन आखिरकार ये फाइनली हो गया, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। ट्रेजेडी शुरू होने वाली है। सोल्जर्स हंटर्स सभी लोग यहाँ पर आसपास आ गए थे और यहाँ पर बैरियर्स लगा दिए गए थे ताकि सिविलियंस यहाँ पर एंटर ना कर पाए, और बाकी जो आर्मी फोर्सेस थी उनको भी यहाँ पर बुला लिया गया था। यहीं पर ही दूसरी तरफ ब्लेड गिल्ड के जो हंटर्स होते हैं उन लोगों को दिखाया जाता है। उनमें जो गर्ल हंटर होते हैं वो कहती है कि इतनी सारी आर्मी को यहाँ पर बुलाया जा रहा है तो हम लोगों को बुलाया गया है। जिस पे ब्लेड गिल्ड का जो गिल्ड मास्टर होता है वो कहता है अगर यूरी का जो
स्ट्रेटेजी है, उसका जो प्लान है, अगर वो फेल हो जाता है तो यहाँ पर कोई तो हंटर्स चाहिए ना जो कि फ्रंट लाइन हंटर के तौर पर यहाँ पर उस चीज को संभाल पाए। जिस पे कहते हैं अच्छा तो ये सिर्फ एक ह्यूमन सील्ड है। तभी वहाँ पर जो मिनोरी नाम का हंटर होता है वो कहता है कि हाँ क्या ही फर्क पड़ता है, जब तक कि हम लोग फ्रंट लाइन पे रहेंगे, हम हंटर्स और इनके बीच में कोई भी अंतर नहीं है। और सामने जो बहुत बड़ा सा गेट ओपन होने वाला होता है उसको देखते हुए कहता है, ये चीज दिखाती है कि जब असली तबाही आती है तो इंसान कितना ज्यादा हेल्पलेस हो जाता है। यूरी जो कि यहाँ पर अच्छी तरीके से देख रहा था कि यहाँ पर जितने भी माना क्रिस्टल्स रखे गए हैं वो सही से रखे गए नहीं रखे हैं, वो कहता है कि सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा है, बेहतरीन एकदम सही चल रहा है। अगर सब कुछ इसी तरीके से सही चलता रहा तो इस गेट को मैं अपने दम पर ही संभाल लूंगा। एक ऐसा इंसान जिसने कि अपने दम पर ऐसे रैंक के गेट को संभाल लिया। हाँ लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत सारे अदर हंटर्स भी हैं जो कि इस टाइटल के लिए काफी ज्यादा बेहतर है। हाँ, मैं तो बस थोड़ा सा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया हूँ। और उसके बाद फिर वो थोड़ा सा यहाँ पर अपने दिमाग को ताजा करने के लिए अल्कोहल पीने लग जाता है, जिसको देखकर जो असिस्टेंट होता है वो कहता है क्या मिस्टर यूरी आप अल्कोहल, जिसपे वो कहता है अरे अरे चिंता मत करो यार, मैं तो सिर्फ अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत कर रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन दूंगा, तुमने शायद आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा होगा, तुमको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो यहाँ पर टोटल कितने असरंग के हंटर्स हैं? असिस्टेंट को बताता है कि टोटल यहाँ पर 15 हैं। जिसकी बात सुनने के बाद यूरी बोलता है काफी छोटी ऑडियंस है। के बाद वो उससे पूछता है कि वैसे अमेरिकन क्या कर रहे हैं, क्या वैसे जापान से कोई एस रैंक का हंटर नहीं आया? असिस्टेंट उसको बताता है जैसा कि उनके खुद के देश में एक एस रैंक का गेट अपीयर हुआ है, तो वहां से तो कोई नहीं आया है, लेकिन सिर्फ ऐसा वहां पर नहीं है। एस रैंक के जो गेट्स हैं वो काफी सारी जगहों पर अपीयर हुए हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और भी अलग अलग नेशंस। जिसकी बात सुनने के बाद यूरी बोलता है मैं देख सकता हूँ तो पूरी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी लोगों के पास अच्छे हंटर्स की कमी है। और तभी उन लोगों के सामने जो गेट होता है वो ओपन हो जाता है, जिसको देखकर जो असिस्टेंट होता है कहता है अरे गेट ओपन हो गया है। और जैसे वहां पर गेट ओपन होता है इस तरफ जिन्वू की तुरंत आंख खुलती है और फिर हम लोग को जिन्वू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्वू एकदम से उठता है, चारों तरफ नजारा देखते हुए कहता है क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ? अरे नहीं यार। और तभी वहां पर अंदर योजिन आता है, वो जिन्वू को बेड पे बैठा हुआ देख कर कहता है सर फाइनली आप उठ गए। जिन्वू भी उसको वहां पर देख कर कहता है मेरे साथ क्या हुआ? लेकिन योजिन जिन्वू को ठीक देख कर काफी ज्यादा तेजी से रोने लगता है। उससे बोलता है सर आप फाइनली उठ गए, मैंने तो सच में सोचा था कि आप मर गए, मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप 3 दिन तक सोते रहेंगे। ये बात सुन के जिन्वू कहता है क्या मैं 3 दिन से सो रहा हूँ? योजिन उसको कहता है कि हाँ सर मेरे को आपकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। लेकिन जिन्वू तो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है, कहते क्या 3 दिन तक? क्या सच में मेरे अंदर जो फटीग था वो इतना ज्यादा बन गया था? वैसे मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, लेकिन उससे भी जरूरी ये है कि उस आर्किटेक्चर ने एक्चुअली जो मेरे को पूरा वॉर दिखाया था मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है। लेकिन 1 मिनट, मैं 3 दिन सो रहा हूँ, मैं 3 दिन से सो रहा हूँ, इसका मतलब? तभी यूजिन को चिल्लाते हुए कहता है यूजिन जल्दी मेरे को सब कुछ अपडेट दो। यूजिन से कहता है कि हाँ अपडेट ठीक है, लेकिन किस चीज के ऊपर? जिन्वू उससे बोलता है कि जो जापान में एस रैंक का गेट ओपन हुआ है उस चीज के बारे में, क्या हुआ वहाँ पर? यूजिन बोलता है अच्छा उस चीज की बात कर रहे हैं, हाँ वैसे। और फिर यूजिन वो स्टोरी सुना लगाता है। इसके बाद फिर से हम लोग जापान में उस दिन का सीन देखते हैं कि एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था। तो ये सीन वहीं से स्टार्ट होता है और जैसे ही गेट ओपन होता है उसमें से काफी सारे बड़े बड़े बीस्ट आने लग जाते हैं। अब इस चीज को देखकर यहाँ पर जो हंटर्स आर्मी के लोग बाकी सब जो लोग होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़े बीस्ट थे। अब इन लोगों को देखकर वो लोग कहते हैं क्या जाइंट्स? ये तो जाइंट्स हैं। लेकिन ये लोग तो ज्यादातर समय एक बॉस के तौर पर जो हाईएस्ट लेवल के ए रैंक के गेट्स होते हैं वहीं पर अपीयर्स होते हैं। बाकी सभी लोग तो इन लोगों को देखकर डर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो यूरी होता है वो तो बिल्कुल भी डर रहा होता है। वो कहता ये सब तो मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है, और अपनी पावर को दिखाते हुए कहता है क्या मेरे पास आओ। और यहाँ पर आसपास जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं उनमें से माना निकलना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उन बीस्ट को तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद वो बीस्ट यहाँ पर जो उसने शील्ड बनाई होती है उसको ब्रेक करने लगता है अपने वीपन की हेल्प से। अब इस चीज को देखकर यूरी कहता वैसे बीस्ट को ज्यादातर ए रैंक के गेट्स में ही देखा जाता है, किसने सोचा था कि तुम यहाँ पर मिलोगे? लेकिन तेरे को क्या लगता है कि तू मेरा बैरियर ऐसे ही तोड़ देगा? और शायद यहाँ पर जो बीस्ट होता है उसकी इस बात को भाई सीरियस ले लेता है, और वो भाई सच में उसने जहाँ पर बैरियर बनाया हुआ होता है उसको ब्रेक कर देता है। बस यूरी की पूरी फट जाती है, उसका तो पूरा रूह कांप जाता है भाई, उसकी तो पूरे पसीने छूने जाते हैं शरीर से। वो कहता है वो बेस्ट उसके जो पूरा का पूरा उसने यहाँ पर बैरियर बनाया हुआ होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और अपनी आंखों के सामने अपने बैरियर को टूटता हुआ देखकर यूरी की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और वो सीन वहीं पर ही कट हो जाता है। इसके बाद प्रेजेंट में हम लोग सांजिन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसको कि असल में सारी कहानी यूजिन बता रहा था। यूजिन बताता है कि सर वो रेड फेल साबित हुई। ये बात सुन के जिन्वू भी थोड़ा सा परेशान होता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम लोग यूजिन कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन यो म्यूम को देखते हैं, जो कि एक्चुअल में यूजिन के फादर होते हैं, जो कि अपने ऑफिस की टेबल पर ही सो गए होते हैं। तभी उनकी आंख खुलती है, वो अपना सर पकड़ते हुए कहते हैं कि और तभी उनका जो सेक्रेटरी होता है वो वहाँ पर आता है। उसको देखकर चेयरमैन उससे बोलते हैं कि आखिरकार मैं कब से सो रहा था। सेक्रेटरी उनको बताता है कि सर आप लगभग 23 घंटे 46 मिनट से सो रहे हैं, और जैसा कि आपने मेरे को ऑर्डर दिया था कि अगर आप 24 घंटे के अंदर नहीं उठते हैं तो मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊँ, तो मैं बस कार को रेडी ही करवा रहा था। वैसे सर यहाँ पर 2 रिसेंटली न्यूज है जो कि आपको जरूर पता होनी चाहिए। वो उनको एक फाइल देते हुए कहता है कि पहले तो ये कि एक पेशेंट है जो कि असल में एटर्नल स्लम्बर से ठीक हो गया है। ये बात सुन के चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है क्या एक ऐसा इंसान जो कि एटर्नल स्लम्बर
से उठाए। वो फाइल को ओपन करते हुए कहता है कि हाँ सर, वो मिस्टर सांग जुनवू की मदर है। अब उनकी फाइल को देखकर चेयरमैन अपने मन में सोच रहा होता है, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि सांग जुनवू के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो एटर्नल स्लम्बर जैसी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। जिसपे चेयरमैन कहता है कि हाँ चलो ठीक है, वैसे दूसरी न्यूज क्या है। इसके बाद सेक्रेटरी उनको सेकंड न्यूज बताता है। वो बताता है कि सर आपसे कोई मिलने के लिए आया है। इसके बाद वहाँ पर एक लेडी आती है। वो लेडी आकर वहाँ पर उससे पूछती है तुमको ये सब कुछ कब से मालूम था, और वो सीन वहीं पर ही कट हो जाता है। इसके बाद फिर से हम लोग को उसके आगे की कहानी बताई जाती है कि एक्चुअल में जब बड़े बड़े मॉन्स्टर्स उस डंजन को ब्रेक करके वहाँ से बाहर आने लग गए थे, तो योरी के साथ और बाकी लोगों के साथ वहाँ पर क्या हुआ। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो बड़े बड़े जो बीस्ट्स होते हैं वो योरी को मार मार के उसकी हालत खराब कर देते हैं। हालांकि योरी वहाँ पर काफी ज्यादा ताकत लगाता है, लेकिन उससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी उनमें से जो एक बीस्ट होता है वो उसको पकड़ के उसको उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है। और ये सीन देखकर तो योरी काफी ज्यादा देर से चिल्लाता है, लेकिन काफी ज्यादा देर हो गई होती है और वो बीस्ट योरी को खा जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो आर्मी आई हुई थी वो भी अपने यहाँ पर वेपन से और जो भी उन लोगों के पास हथियार थे उससे यहाँ पर उन बीस्ट्स के ऊपर अटैक करते हैं। वो लोग हेलीकॉप्टर से भी उन बीस्ट्स के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उन बीस्ट्स को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और वो बीस्ट आसपास जितनी भी सारी यहाँ पर उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं जिन जिन चीजों से, उनको भी डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ जो नजारा था वो ब्लेड गिल्ड का जो गिल्ड मास्टर था वो भी देख रहा था। वो कहता है कि इस प्रकार के वेपन्स मैजिक बीस्ट के ऊपर काम नहीं करते, हमको यहाँ पर खड़े रहकर सिर्फ ऐसा कुछ देखना नहीं चाहिए, हमको वहाँ पर चलकर उन लोगों को हराना चाहिए। इसके बाद बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं वो भी उन मैजिक बीस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं। उनमें से जो हंटर गर्ल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि अगर मैं इसकी आंखों से गायब हो जाऊं तो ये हमारे मूव्स को देख ही नहीं पाएगा, लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाती। वो बीस्ट उसको एक पंच हिट करता है, हालांकि वो पंच से बच जाती है। वो अपने मन में सोचते हुए कहती है ये है तो बहुत बड़ा, लेकिन इसके साथ साथ इसके जो मूवमेंट्स हैं वो भी काफी ज्यादा फास्ट है। ये बीस्ट तो सच में काफी ज्यादा अलग है। हम इस समय टोक्यो की सिटी के ऊपर उड़ रहे हैं और हम इतने ऊपर से भी पूरी सिटी को बर्बाद होते हुए साफ साफ देख सकते हैं। क्या इस क्राइसिस से हंटर्स हम लोगों को बचा पाएंगे? और ये सारी जो न्यूज होती है ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जा रही होती है, जिसको कि सांग जुनवू भी देख रहा होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर इतनी तेजी से ये गेट बढ़ता रहा तो ये पूरे एशिया के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जैसा कि जेजू आइलैंड पे हुआ था। मेरे को जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तभी जिनवू की जो सिस्टर होती है जिन्हा, वो जिनवू से बोलती है कि तुम मत जाओ जिनवू, तुम मत जाओ। ये बात सुनकर जिनवू पीछे देखता है। जिनवू अपनी सिस्टर से बोलता है अब इसका क्या मतलब समझूं मैं। उसकी सिस्टर उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम वहाँ पर जरूर जाओगे और इसीलिए मैं तुमको वहाँ पे जाने के लिए मना कर रही हूँ। ये बात सुनकर जिनवू थोड़ा सा सोचता है। जिनवू अपनी सिस्टर से बोलता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने अपने ऊपर काफी ज्यादा लोड ले लिया है, मैं बहुत ज्यादा काम कर चुका हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बहुत लंबा ब्रेक लूंगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद अगले सीन में हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि पार्क में बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर बेरू अपेयर होता है। जिनवू बेरू से बोलता है कि बेरू बेरू उससे बोलता है कि हाँ बोलिए मेरे किंग। जिनवू उससे बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम हरदम जिन्हा को देखते रहना, क्या तुम फिर से ड्रामा तो नहीं देखने लग गए ना। ये बात सुन के बेरू थोड़ा सा नाराज होता है। वो समझ जाता है कि किस चीज की बात कर रहे हैं। इस पे जिनवू उससे कहता है कि चलो ठीक है, अच्छा ये बताओ वैसे वो कैसी है। बेरू उसको बताता है वो सोने के अलावा कुछ और काम नहीं करती मेरे किंग। जिनवू ये बात सुन के अपने मन में सोच रहा होता है कि लगता है वो उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आई है। 4 साल पहले मेरे पहले रेड को छोड़कर उसने मुझे कभी भी रेड पर जाने से रोकने की कोशिश नहीं की। मम्मी को क्या करना चाहिए। तभी उसके सामने एक कार आके रुकती है। उसको देखकर वो सोचता है ये कौन आ गया। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि एक्चुअल में ये कार चेयरमैन की थी जिसने की जिनवू को यहाँ पर बुलाया था। जिनवू उसके सामने बैठा हुआ होता है। जिनवू उससे बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे को यहाँ पर किसने बुलाया है, क्या काम है तुमको मेरे से। चेयरमैन यू उससे बोलते हैं कि हेलो जिनवू, जैसा कि तुमको पहले से ही मालूम है कि मैं हूँ चेयरमैन यू म्यूंग, द चेयरमैन ऑफ योजिन कंस्ट्रक्शन। वो जिनवू को एक खाली चेक देते हुए कहता है मैं कोई अकड़ू अमीर इंसान नहीं हूँ जो कि ये सोचता हो कि मनी से कुछ भी खरीदा जा सकता है, स्पेशली जब ये डील एक एस रैंक के हंटर के साथ की जा रही हो, तो इसको आप मेरी ईमानदारी ही समझ सकते हैं। जिनवू ये सब कुछ देखकर अपने मन में सोच रहा होता है मैं समझ गया, इनका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस रूम के अंदर जो कुछ भी बातचीत करेंगे वो बात इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने मेरे को यहाँ पर अपने गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए बुलाया होगा। उसके बाद जिनवू भी उनसे बोलता है कि आखिरकार एग्जैक्टली आप मेरे से क्या चाहते हैं। चेयरमैन कहते हैं कि ठीक है तो मैं तुमको एकदम ईमानदारी से बताता हूँ, मेरे को भी वही सेम बीमारी है जो कि तुम्हारी मदर को थी। ये बात सुनकर जिनको थोड़ा सा हैरान होता है। वो उनसे बोलता है कि क्या योजिन इस चीज के बारे में जानता है, जिसपे वो कहते हैं मेरे डॉक्टर, मेरी वाइफ और मेरे सेक्रेटरी यही 3 लोग हैं और इनके अलावा ये चीज किसी को नहीं पता है। ये बात सुनकर जिनको कहता है हाँ मेरे को लगता है कि मैं चौथा हूँ। ये बात सुन के वो भी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। इसके बाद वो जिनू को आगे बताते हैं। वो कहते हैं कि मैंने काफी सारा रिसर्च किया और फाइनली मेरे को सिर्फ एक चीज मालूम चली, और वो सिर्फ ये कि इस बीमारी से सिर्फ एक लौता इंसान है जो कि बचा है। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है जो कि सिर्फ तुम्हारी मदर के साथ हुआ है मिस्टर सांग जिनवू। मैं असल में सिर्फ तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि सच क्या
है और अगर तुम मेरी मदद कर देते हो मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपकी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। आपने जो मेरी मदद की है ये मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। उनकी बात सुनने के बाद जिन्वो अपने मन में सोच रहा होता है मेरे को आज ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को सारे डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं जापान में, उसी जगह पर जहाँ पर मॉन्स्टर्स ने जापान के उस सिटी के ऊपर अटैक कर दिया है। रिपोर्टर्स जो कि हेलीकॉप्टर में बैठकर पूरी सिटी का नजारा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और लाइव टेलीकास्ट सभी लोगों को दिखा रहे होते हैं। कैमरामैन ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके साथ बैठा हुआ जो दूसरा इंसान होता है वो कहता है कि बीस्ट हमारी बिल्डिंग्स को इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं जैसा कि मानो वो पेड़ उखाड़ रहे हो और ये इस तरीके से यहाँ पर तबाही मचा रहे हैं। इसको देखकर ऐसा लगता है ये इंसानों का नामो निशान पूरी तरीके से मिटा देना चाहते हैं और इस सिचुएशन को और भी ज्यादा तो बेकार बना रहा है वो ये है कि ये लोग इंसानों को भी खा रहे हैं। आर्मी भी इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रही होती है ताकि वो इन लोगों को रोक पाए, लेकिन ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा बड़े हैं और जैसा कि हम लोगों को मालूम ही है कि जो बीस्ट होते हैं मॉन्स्टर होते हैं उन लोगों के ऊपर आजकल के मॉडर्न वीपन इन लोगों के ऊपर असर नहीं करते हैं और ये मॉन्स्टर्स उन आर्मी वालों को भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हरा रहे होते हैं और खत्म करते जा रहे होते हैं जो भी उनके रास्ते में आ रहा होता है। कैमरामैन अपने साथी से कहता है कि चिंता मत करो, हम लोग को यहाँ पर जो रिपोर्ट्स मिली है उसके अनुसार हम लोग सभी सेफ हैं। अगर हम लोग उन लोगों पर पहले अटैक नहीं करेंगे और उन लोगों से दूर रहेंगे तो हम लोग तब तक तो सेफ ही है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सामने जो मॉन्स्टर दिखाई दे रहा है वो है। बाकी जो अदर जाइंट्स हैं वो तो गायब से हो गए हैं लेकिन वो अभी भी गेट के सामने खड़ा है मानो जैसा कि गेट की वो रक्षा कर रहा हो। उसका साथी उससे पूछता है कि ये गेट की रक्षा कर रहा है या किसी का इंतजार कर रहा है। कैमरामैन उससे कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। हाँ ये सिर्फ मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये चीज जिंदा नहीं है। कैमरामैन ध्यान से देखता है अपना कैमरा फोकस करके, वो कहता है वैसे ये सांस तो ले रहा है और ये थोड़ा बहुत हिल भी रहा है लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसकी जो मूवमेंट्स है वो रोबोटिक है मानो जैसा कि इसको प्रोग्राम किया गया हो। ये मेरे को रोबोट की तरह लग रहा है। उसका साथी कहता है रोबोट? वैसे भी उस गेट के अंदर से 30 बीस्ट आए थे, हम उनमें से सिर्फ 2 को ही मार पाए। वैसे ये डंजन ब्रेक हुए कितने दिन हो गए हैं? कैमरामैन उसको बताता है कि 2 दिन से ज्यादा हो चुका है। अब ये देखना होगा कि जापान के अंदर ये सिचुएशन कितना ज्यादा बुरा होता है और इन मॉन्स्टर्स ने पूरे जापान की उस सिटी को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज दे दिया था। इसके बाद हम लोग कोरिया के अंदर जिन्वू के नए गिल्ड को देखते हैं जहाँ पर योजिन और जिन्वू बात कर रहे थे। योजिन जिन्वू की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या आप जापान जा रहे हैं? आपने क्या न्यूज नहीं सुनी? जेजू आइलैंड जो रेड थी उससे इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है और इतने बड़े बड़े मैजिक बीस्ट सर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। जिन्वू उससे कहता है अगर मैं इस रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता हूँ तो पूरी दुनिया के लोग हमारे गिल्ड का नाम जानेंगे, इससे हमारे गिल्ड का ही नाम बढ़ेगा। उसकी बात सुनने के बाद यूजिन कहता है कि हाँ लेकिन सर जिन्वू जो कि अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है अक्सर जिन्हा मेरे को मना नहीं करती है, उसको मेरे ऊपर विश्वास है और इसीलिए मैं जहाँ भी जाना चाहता हूँ वो मेरे को जाने देती है, वो मेरे को कभी मना नहीं करती। लेकिन इस बार वो चिंतित थी क्या मेरे को असल में जापान जाना भी चाहिए या नहीं। इधर योजिन अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है जिसके बाद वो जिन्वू से कहता है कि सर ठीक है फिर मैं भी आपके साथ जापान चलूंगा। ये बात सुनकर जिन्वू कहता है क्या? योजिन जिन्वू को बताता है जो रेड गेट एक्सीडेंट था, जेजू आइलैंड रेड और अभी जो जल्दी हुआ डबल डंजन रेड इंसिडेंट, आपको मालूम है इन सभी रेड में क्या कॉमन था? जिन्वू कहता है हाँ लेकिन उससे पहले ही। योजिन रोते हुए कहता है कि सर ये देखिए इन किसी भी न्यूज आर्टिकल्स में मैं कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा हूँ। योजिन बेचारा रोते हुए जिन्वू से कहता है कि सर ये सारे आर्टिकल्स देखिए इसमें मैं कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा हूँ। हाँ माना कि मैं ये आर्टिकल्स दूसरे लोगों को दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं आपके साइड हूँ, लेकिन फिर भी सर ये सब मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदा कर रहे हैं। अब ये बात सुन के जिन्वू कहता है कि क्या मैंने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बिजनेस टाइकून के बेटे से मुझे कुछ ऐसा सुनने के लिए मिलेगा। योजिन जिन्वू से कहता है कि और इसीलिए आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपको फॉलो करूंगा, प्लीज सर मैं आपके साथ चलूंगा। जिसके बाद सुनकर जिन्वू से कहता है कि अभी कुछ समय पहले ही मतलब कुछ सेकंड पहले ही तो तुम कह रहे थे कि मेरे को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। अरे तुमको पता भी है ना मैं कि कहाँ जाना चाह रहा हूँ। योजिन कहता है कि हाँ सर मेरे को आप में विश्वास है, जब तक आप मेरे साथ रहेंगे मैं सेफ रहूंगा। अब योजिन की ये बात सुन के जिन्वू थोड़ा सा मुंह नीचे करके मुस्कुरा देता है, लेकिन फिर जिन्वू खड़ा होता है और वहाँ से जाते हुए योजिन से कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहा था और वैसे भी इस समय मैं जापान क्या करने जाऊंगा। उसकी बात सुनकर योजिन कहता है कि सर लेकिन जिन्वू उससे कहता है कि हाँ मैं घर जा रहा हूँ, आज तुमने काफी बेहतर किया। और ऐसा कहकर जिन्वू वहाँ से चला जाता है। योजिन बस जिन्वू को देखता ही रह जाता है। इस तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि अपने गिल्ड से बाहर आ गया होता है। रास्ते में जाते समय जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है मैं अपने शैडो सोल्जर का इस्तेमाल नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी जो सिस्टम का आर्किटेक्ट था वो मेरे जितना ही ताकतवर था, यहाँ तक कि मेरा जो लेवल है वो भी 100 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी ऐसे काफी सारे क्रिएचर्स हैं जो कि मेरे से ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं या शायद हो भी। वैसे भी ये बहुत बड़ी दुनिया है। अरे ऑफ कोर्स यार मेरे से भी ज्यादा ताकतवर चीजें होंगी यहाँ पर। मेरे को इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और मेरे को ये सोचना तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए कि मेरे को लगता है कि सिर्फ इस सिचुएशन को मैं ही हैंडल कर सकता हूँ, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। जिन्वू अपने घर में पहुंच जाता है, वो अपनी मॉम को आवाज लगाता है। जिन्वू की आवाज सुन के उसकी मॉम उसे कहती है
कि जिन्वू वैसे तुमने अभी तक खाना तो नहीं खाया है ना। जिन्वू उससे कहता है कि नहीं, क्यों। तो असल में जिन्वू की मॉम ने यहाँ पर काफी सारा खाना बनाया हुआ होता है आज। जिन्वू अपने मन में अभी भी वही चीज सोच रहा होता है। वो कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है। जिन्वू अपनी मॉम से पूछता है कि वैसे जिन्हा कहाँ पर है। जिन्वू की मॉम उसको बताती है कि जिन्हा कह रही थी कि उसे भूख नहीं है, और फिर जिन्वू अपना खाना खाने लगता है। इसके बाद फिर से हम लोग वही सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्वू को योजिन के फादर ने बुलाया था अपने पास अपनी बीमारी का इलाज के लिए ना। तो उसी सीन में जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरे को कौन सा डिसीजन लेना है। इसके बाद वो योजिन के फादर से कहता है कि सॉरी, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि असल में मुझे खुद भी नहीं मालूम। ये बात सुन के योजिन के फादर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। कहते हैं क्या, लेकिन लेकिन आखिरकार फिर तुम्हारी मॉम किस तरीके से पूरी तरीके से रिकवर हो गई। ये बात सुन के जिन्वू उनसे कहता है कि चेयरमैन यो, अगर मुझे सच में मालूम होता कि उसका क्योर क्या है तो मैं खुद चाहता कि मैं उससे प्रॉफिट बना सकूं, मैं उससे पैसा कमा सकूं। और वैसे भी जब मुझे खुद ही प्रॉफिट होता तो मैं अपना मुंह चुप क्यों रखता, मैं तो खुद ही बताता ना कि क्या उसका इलाज है। सच में मुझे खुद नहीं मालूम। और ऐसा कहने के बाद जिन्वू वहाँ से चला जाता है। चेयरमैन यो जिन्वू से कहते हैं कि मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। जिन्वू जब चेयरमैन यो की बिल्डिंग से नीचे आ रहा होता है, लिफ्ट में होता है, तो अपने मन में सोचते हुए कहता है वो यो जिनके फादर थे, शायद मुझे उनको सच बता देना चाहिए था, लेकिन हाँ मैं उनको उतने अच्छे से भी नहीं जानता हूँ। और वैसे भी उसने मुझे कभी बताया नहीं कि उसके फादर किस प्रकार के इंसान है, और मुझे पता भी नहीं कि उनका क्या प्लान होगा। क्या पता वो अपनी बीमारी के बारे में मेरे से झूठ बोल रहे हो। और वैसे भी होली वाटर ऑफ लाइफ बहुत ही कम बचा हुआ है, तो मेरे को इसका इस्तेमाल बड़े ध्यान से करना चाहिए। हालांकि उनका ऑफर काफी बढ़िया था, लेकिन फिर भी मुझे उतना बेहतर नहीं लगा। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में जिन्वू को देखते हैं जो कि अपने घर पे खाना खा रहा होता है अपनी मॉम के बने हुए हाथ का। जिन्वू जो कि खाना खाते हुए भी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरे को क्या करना है। हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है, और अभी मेरे सामने जितने भी ऑप्शंस हैं इनके हिसाब से ठीक है मैंने चुन लिया। इसके बाद जिन्वू अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम मेरे को जाना होगा। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे से काफी ज्यादा ताकतवर लोग भी हैं, लेकिन जब तक मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं अपने आप को लेवल अप कर सकता हूँ, तब तक तो मेरे को बैटल फील्ड पे जाना होगा और अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल करना होगा जितना मैं हो सकता हूँ उतना। जिन्वू की मॉम उससे कहती है कि तुम्हारे फादर भी कुछ ऐसे ही थे, जब कभी भी उनको इमरजेंसी कॉल आती थी तो वो खाना खाने के दौरान ही खाना छोड़कर चले जाते थे। ठीक है तुम डिनर खा लो, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारे सामान को पैक करने में। इसके बाद हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि खाना खाने के बाद अपनी सिस्टर के रूम में जाता है। जिन्वू अपनी सिस्टर से पूछता है कि जिन्हा क्या तुम सो गई हो। जिन्हा उससे कहते हैं कि हाँ। जिन्वू उससे कहता है कि मेरे को तुमसे कुछ सेकंड के लिए बात करनी है। जिन्हा उससे कहती है कि मैं सो रही हूँ, मेरे को सोना है। जिन्वू जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं क्या बताऊँ अपनी सिस्टर को। जिन्वू जो कि अपनी सिस्टर के साइड में आके बैठ जाता है और उससे कहता है कि अभी रिसेंटली जो रेड हुई थी मैं उस रेड में ऑलमोस्ट मरते मरते बचा, लेकिन जिन्वू की सिस्टर कोई भी रिप्लाई दे रही होती है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही होती है। अब इस चीज देखकर जिन्वू अपनी सिस्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है एक मिनट, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अरे सच में मैं मरते मरते बचाऊं, मतलब मैं बस मरने ही वाला था, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में काफी ज्यादा डेंजर सिचुएशन थी। लेकिन फिर जिन्वू दोबारा से शांत हो जाता है। वो कहता है कि लेकिन इसके बावजूद भी मैं किसी तरीके से जिंदा वापस आ गया, और मैं जितनी बार भी घर वापस आता हूँ मैं हर बार काफी ज्यादा ग्रेटफुल होता हूँ, और मैं इस बार भी वापस जरूर आऊंगा। और अपनी सिस्टर के सर पे हाथ रखते हुए उससे थैंक्स बोलता है। थैंक्स इस चीज के लिए कि तुमने इन सालों में मेरे से कभी भी नहीं बोला कि मैं घर पर रुकूं। ये बात सुनने के बाद जिन्वू की सिस्टर जिन्हा उसकी भी आंखों में आंसू जाता है। उसका काफी ज्यादा रोने का मन कर रहा होता है, लेकिन वो रोती नहीं है, सिर्फ उसकी आंखों में से आंसू आ रहा होता है। वो अपने ब्रदर से कहती है लेकिन फिर भी तुम नहीं माने ना। जिन्वू से कहता है कि चिंता मत करो, मैं जरूर वापस आऊंगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं कितना ज्यादा दूर हूँ। इसके बाद अगले दिन हम लोग मिस्टर गो को देखते हैं जो कि सभी लोगों को ये बताते हैं कि जिन्वू जापान जा रहा है वहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए। और फिर जिन्वू भी यहाँ पर एक स्पीच देता है, सभी कैमरामैन न्यूज रिपोर्टर वगैरह उसकी फोटोज वगैरह खींच रहे होते हैं, और उस स्पीच देने के बाद मिस्टर गो भी उसको कांग्रेचुलेशन कहते हैं। और फिर जिन्वू पहुंच जाता है जापान। जापान उतरने के बाद जापान के एयरपोर्ट पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी तो योजिन और जिन्वू को ही देख रहे होते हैं। योजिन यहाँ पर काफी सारा सामान लाया हुआ होता है जो कि उनके इस मिशन में काम आएगा। जिन्वू जो कि भाई काफी ज्यादा शानदार लग रहा होता है, और वो भी फुल फॉर्म में होता है। सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं और उसकी फोटोज वगैरह खींच रहे होते हैं। अब ये सब चीज देखकर जिन्वू भी थोड़ा सा शर्मा जाता है और एक मस्त सा पोज देता है ताकि सभी लोग उसकी एक बेहतरीन फोटो खींच पाए। और जब वो लोग वहां से एयरपोर्ट से बाहर आ रहे होते हैं तो वहां पर उनका नाम भी अनाउंस किया जाता है एजिन, यानी कि ये लोग एजिन गिल्ड से हैं। और भाई जिन्वू की ये वाली एंट्री, जिस तरीके से ये एंट्री ले रहा है ना जापान के अंदर, वो काफी ज्यादा मस्त है भाई। फुल टफन में चल रहा है बंदा, देख रहे हैं इसको यार। वैसे भी एस रैंक का हंटर बन गया है जिन्वू अब, तो भाई जोश में तो होगा ही ना। और यहाँ पर जिन्वू का वेलकम किया जाता है। सांग जिन्वू एस रैंक का हंटर, गिल्ड मास्टर ऑफ एजिन गिल्ड। और दूसरी तरफ हमारा योजिन यो जिन्हो डी रैंक का हंटर, वाइस गिल्ड मास्टर ऑफ एजिन गिल्ड। जापान के अंदर उस सिटी में सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और चारों तरफ बस तबाही ही तबाही थी। वहाँ पर जो मिलिट्री के लोग थे वो बाकी जितने भी सिविलियंस थे उनकी हेल्प कर रहे थे वहाँ से उन लोगों को निकालने में, ताकि जो लोग बचे हुए हैं उन लोगों को सेफली उस जगह से निकाल लिया जाए। यहाँ पर जो कुछ ओल्ड लोग होते हैं वो लोग मिलिट्री वालों से बहस कर रहे होते हैं। मिलिट्री का जो सोल्जर होता है वो उनसे कहता है कि हमारे ट्रक में वैसे ही काफी सारे पेशेंट्स हैं जो कि घायल हैं, वहाँ पर और स्पेस नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को और ले आ सकते हैं। लेकिन वो जो ओल्ड मैन होता है वो सोल्जर से कहता है कि लेकिन ये तो बहुत बेकार है,
यहाँ पर लगभग 10 पेशेंट हैं जो कि पूरी तरीके से हिल भी नहीं सकते हैं। मिलिट्री का सोल्जर उनसे कहता है कि ये समय नहीं है इस चीज की चिंता करने के लिए कि जो लोग मर रहे हैं उनकी चिंता की जाए। जाइंट मॉन्स्टर्स यहाँ पर आने ही वाले हैं, अगर हम लोग यहाँ पर रहे तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। जिसमें वो ओल्ड मैन उनसे कहता है कि लेकिन फिर भी हम लोग उन्हें नहीं छोड़ सकते, मैंने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया था। जिसपे वो मिलिट्री का जवान उनसे कहता है कि ठीक है मैं भी यहीं रुकूंगा, मैं इस जगह से भाग नहीं सकता, जबकि मेरे को ये मालूम है कि यहाँ पर सिविलियंस है। ठीक है मैं आप लोगों के साथ यहीं रुकता हूँ। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो जाइंट मॉन्स्टर्स थे वो वहाँ पर आ गए थे। जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो उन जाइंट मॉन्स्टर को देखते ही उन लोगों पर अपने वीपन से अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन उस जाइंट मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हाथ से ही सारी गोलियों को रोक देता है। सामने जो ओल्ड मैन होता है उनके ऊपर अपने हाथ से अटैक करता है। हालांकि जो सोल्जर होता है वो उन लोगों के आगे आता है ताकि वो उन लोगों को नुकसान ना पहुंचा पाए, लेकिन वो कहाँ बचा पाएगा इन लोगों को। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई एक अलग सी चीज आती है जो कि उस मॉन्स्टर को लगती है और वो मॉन्स्टर एक ही हिट में खत्म हो जाता है। अब ये चीज को देखकर सोल्जर्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, आसपास जितने भी लोग होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अब ये क्या हुआ। तो असल में यहाँ पर जिन्वो का शैडो सोल्जर यानी फ्लाइंग बीस्ट काइजल आ गया था, जिसने एक ही हिट में उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। बाकी सभी जितने भी सिविलियंस होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो सभी चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अब ये कौन आ गया। वो कहते हैं ये क्या है, और तभी जिन्वो उनके पीछे से आता है। वो उस सोल्जर से कहता है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है, हम लोग को दूसरी जगह पे चलना चाहिए, हम लोग हॉस्पिटल से काफी ज्यादा क्लोज हैं। तभी वहाँ पर जो बिल्डिंग होती है उसपे से काफी बड़ा पत्थर वो जो ओल्ड मैन होता है उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी यूजिन आकर उन लोगों को बचा लेता है और जिन्वो से कहता है कि मैं यहीं पर रहकर इन लोगों की मदद करता हूँ, इन लोगों को यहाँ से निकालने में। जिन्वो भी कहता है ठीक है। और भाई ये वाला जो सेकंड पोज है जिन्वो का, ये भी काफी ज्यादा बेहतरीन है भाई, फुल फॉर्म में आ गया जिन्वो अब। और इस बार तो जिन्वो अपने स्टाइल के ऊपर पूरा भाई फोकस कर रहा है। और फिर इसके बाद शुरू होती है तबाही। जी हाँ दोस्तों, काइजल जो कि भाई फुल फॉर्म में है और जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं ना आसपास उन लोगों की काफी बेहतरीन काफी अच्छी वाली धुलाई कर रहा होता है, पीट रहा होता है मस्त एकदम। और फिर जिन्वो भी काफी ज्यादा तेजी से काइजल के ऊपर से जाता है और एक छलांग मारकर उसके सामने जो एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है उसको भी खत्म कर देता है। इस तरफ हम लोग यूएसए में एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे एस रैंक के हंटर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बात कर रहे थे ओ जिन्वो जापान चला गया और मेरे सोर्सेज के हिसाब से मिसिस सेलर्स को अपग्रेड नहीं कर पाई, एक लेवल भी नहीं। तभी दूसरा हंटर कहता ओ तो फिर तो पक्का मरेगा, हम सभी की पावर मिसिस सेलर ने अपग्रेड कर दी है। तो हम सभी लोग जानते हैं जितने भी ऑर्डनरी हंटर्स होते हैं उनकी एक लिमिट होती है। हाँ माना कि जिन्वो रियवेक्ड है, लेकिन फिर भी दूसरा हंटर कहता है कि हाँ जरूर समझ रहा होगा कि उसके पास काफी बेहतरीन एबिलिटीज है और तुमने उन जाइंट बीस्ट को देखा था कितने ज्यादा बड़े हैं। वो जरूर मारा जाएगा। और मेरे को लगता है, और जहाँ तक मेरे को लगता है उसने उस जो एंट को हराया था वो भी बस ऐसा ही हो गया होगा। मैं अपनी नाव को दाव पे लगाता हूँ कि वो एक ही दिन के अंदर मारा जाएगा। तभी दूसरा हंटर कहता है कि मैं अपने पूरे घर को ही दाव पे लगाता हूँ, वो 2 घंटों के अंदर मारा जाएगा। पीछे से थॉमस एंड्री की आवाज आती है, वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं बैट लगाता हूँ। हालांकि मैं इस चीज को लेकर श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने पूरे स्कैवेंजर गिल्ड की बिल्डिंग को ही बैट पे लगाता हूँ कि सांग जिन्वो सर्वाइव कर जाएगा। और वैसे मैं तुम सभी लोगों को सजेशन देना चाहता हूँ कि तुम सभी लोग हमारे पीछे हमारे बैक यार्ड में जो एस रैंक का गेट ओपन हुआ है ना उस पे ध्यान दो। मैं तो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा आश्चर्य में हूँ कि आखिरकार तुम में से कितने कल का जो डंजन ब्रेक है उसके बाद यहाँ पर दिखोगे। आसपास जो हंटर होते हैं वो तो भाई बस कुछ और ही अपने मन में सोच रहे होते हैं, इसको कह रहे होते हैं यार ये दिमाग खराब कर रहा है। दूसरा हंटर अपने मन में सोचते कहता है कि अरे यार इसको इग्नोर करो यार, छोड़ो छोड़ो इसको छोड़ो। थॉमस एंड्रे कहता है कि वैसे जापान इस समय काफी ज्यादा अच्छी जगह है। इसके बाद फिर से हम लोग जापान में उसी सिटी पे देखते हैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर बैठा हुआ जो रिपोर्टर होता है वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो ये चीज भी रिकॉर्ड कर रहा होता है इन मॉन्स्टर्स को कोई मार रहा है। कैमरामैन का साथ ही चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग अपने घर से देख रहे हो ना, और जो इस समय मैं देख रहा हूँ इस चीज पे बिलीव कर पाना बहुत ही ज्यादा कठिन है। सांग जिन्वो का समन बीस्ट इन सभी जाइंट्स को खत्म कर रहा है, ये लोग तो इसको जिंदा ही खा जा रहे हैं। तो जिन्वो के यहाँ पर जो समन एंट मॉन्स्टर्स थे ना जो कि अब उसकी शैडो सोल्जर में कन्वर्ट हो चुके थे, वो सभी के सभी उन मॉन्स्टर के ऊपर चढ़कर उसको जिंदा ही खा जा रहे थे। वो रिपोर्टर चिल्लाते हुए कहता है आई रिपीट, इतने बड़े जाइंट मॉन्स्टर्स को ये इंसेक्ट जिंदा ही खा जा रहे हैं। तभी इन तबाही के बीच हम एक जगह पर एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होता है, उसको पकड़ने जा रहा होता है अपने हाथ से। वो बच्ची रोते हुए चिल्लाते हुए भाग रही होती है अपनी जान बचाकर, और तभी वो देखती है कि मॉन्स्टर का हाथ उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका है। लेकिन तभी यहाँ पर जिन्वो को एक शैडो सोल्जर की हमको यहाँ पे परछाई दिखाई देती है और उस मॉन्स्टर का हाथ ही कट जाता है। इस चीज को देखकर तो मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर जिन्वो का सबसे बेहतरीन शैडो सोल्जर बेरू आ गया था, जिसने अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस मॉन्स्टर का हाथ ही काट दिया था। अब वो मॉन्स्टर चिल्ला ही रहा था भाई, गुस्से में था, वो बेरू को मारने वाला था, उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाता। तभी हम लोग को जिन्वो के एक और दूसरे शैडो सोल्जर की परछाई दिखाई देती है जो कि था आयरन। आयरन काफी तेजी से अपना हथौड़ा लेकर आता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर मारता है।
और वो मॉन्स्टर बेचारा एक ही बार में मर जाता है। और आयरन उस मॉन्स्टर को मारने के बाद काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाता है। वो छोटी सी बच्ची जो कि अभी तो कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि अभी उसके सामने क्या हो गया, जिन्हों भी दूर से ये सब कुछ तबाही देख रहा होता है जो अभी यहाँ पर आयरन और बेरू ने मिलकर की थी। जिन्हों भी अपने मन में सोचते हो कहता आयरन ने अपनी रैंक अप करने के बाद ये पहली बार है जो उसने अपनी ताकत दिखाई है। चलो कुछ ना कुछ तो ये कर ही रहा है। तभी जिन्हों के पीछे सोल्जर आता है और उसको थैंक्स बोलता है ये सब कुछ करने के लिए। जिन्हों अपने मन में सोचते हो कहता है कि ये भी काफी बेहतरीन काम कर रहा है, और इसीलिए जिन्हों भी उसको शाबाशी देते हो कहता है कि तुम काफी ब्रेव सोल्जर हो, बहुत अच्छा। अब ये चीज देखकर वो सोल्जर भी काफी ज्यादा खुश होते हो कहता है कि थैंक यू सर, थैंक यू। जिसके बाद जिन्हों योजिन से कहता है कि योजिन इस सोल्जर को अपने साथ ले जाओ और इस जगह को क्लियर कर दो। योजिन भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सर, और फिर योजिन उस सोल्जर को अपने साथ ले जाता है। जिन्हों जो कि सामने का नजारा देख रहा हो और फिर कहता है कि ठीक है तो चलो कुछ बिजनेस किया जाए। और फिर जिन्हों बोलता है अराइज, और जिन्हों के अराइज बोलते ही हमारे सीजन 6 का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो इसका अगला पार्ट मैं आप लोगों को जल्दी दे दूंगा। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर से कर देना। तो मिलता हूँ मैं आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में।